आज बात करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में। दरअसल आम जनमानस में अक्सर ये कंफ्यूजन रहती है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी या फिजियोथेरेपी में क्या अंतर होता है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या होता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का संबंध शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों की देखभाल से है। इसमें उनकी रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास पर फोकस किया जाता है। अतीत में इसको मोराल ट्रीटमेंट के नाम से जाना जाता था। इसमें शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों या लोगों को माहौल के मुताबिक ढलने, उनके पढ़ने लिखने का अनुकूल तरीका विकसित करने आदि पर ध्यान दिया जाता है। शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर लोगों की देखभाल करने वाले प्रोफेशनल को ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कहा जाता है। भारत में 25 से ज्यादा संस्थान ऑक्यूपेशनल थेरेपी के मैदान में कोर्स ऑफर करते हैं। भारत में ऑक्यूपेशनल थेरेपी से संबंधित प्रोग्राम को ऑल इंडिया ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एसोसिएशन द्वारा मान्यता दी जाती है। इसमें डिप्लोमा, यूजी और पीजी कोर्सेज कराया जाता है। अब विस्तार से इसके बारे में जानते हैं और एक्सपर्ट के माध्यम से आपको बताते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती क्या है। आरोग्य इंडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं डॉक्टर पंकज वाजपेयी, जो ऑल इंडिया ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उन्हीं से तमाम सवालों के जवाब जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी कितनी अलग है और कहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। एकदम सही सवाल है ये, और बड़ा सामान्य प्रश्न है जो जनता के बीच में भी रहता है, पब्लिक भी जानना चाहती है और कई बार तो प्रोफेशनल भी ये बात जानना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर्स भी जानना चाहते हैं, जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो, कि इन दोनों में क्या अंतर है और इसमें क्या फर्क रहता है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें ऑक्यूपेशन वर्ड जुड़ा हुआ है, लेकिन ऑक्यूपेशन का मतलब यहाँ पे व्यवसाय नहीं है। ऑक्यूपेशन का मतलब जो भी काम हम लोग अपने जन्म के समय से लेकर के और अंतिम समय तक, यानी कि बुढ़ापे के तक जो काम करते हैं, वो हमारे लिए ऑक्यूपेशन है, क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए अर्थपूर्ण होते हैं। जैसे एक नवजात शिशु है, उसके लिए क्या अर्थपूर्ण है? उसके लिए अर्थपूर्ण ये है कि वो बच्चा पलटता है कि नहीं पलटता है, अपनी गर्दन रोकता है कि नहीं रोकता है, पकड़ के खड़ा हो सकता है कि नहीं खड़ा हो सकता है, ये उसके लिए अर्थपूर्ण है। जब बच्चा शिशु रहता है, जब थोड़ा सा उससे बड़ा आता है, बालिका अवस्था में आता है, तो उसको जैसे खेलना उसका एक ऑक्यूपेशन बन जाता है, क्योंकि वो उसके लिए अर्थपूर्ण है। उसके लिए थोड़ा और बड़ा होता है, स्कूल जाता है, तो पढ़ाई के लिए उसको स्कूल में जाना है, स्कूल में लिखना है, पढ़ना है, बैठना है, बच्चों के साथ बातचीत करनी है, फील्ड में जाके खेलना है, ये उसके लिए ऑक्यूपेशन हो जाता है। इसी तरह हम जब जवानी में जाते हैं, जवानी में कॉलेज में जाना हमारे लिए ऑक्यूपेशन हो जाता है। हमारे लिए कॉलेज में अध्ययन करना ये ऑक्यूपेशन हो जाता है। हमारे निजी कामकाज जितने हैं, चाहे वो बाल्यकाल में करने हो, चाहे वो जवानी में करने हो, वो सारे हमारे ऑक्यूपेशन हो जाते हैं। तो इसको ऑक्यूपेशन से लोग थोड़ा सा भ्रम में पड़ जाते हैं कि किसी व्यवसाय से संबंधित है। ये व्यवसाय संबंधित नहीं है। ये हमारे ऑक्यूपेशन की जो परिभाषा है वो इस तरह से आती है। इस ऑक्यूपेशन को कितना अच्छा व्यक्ति कर सके, किसी भी रोग या व्याधि के बावजूद अच्छे से कर सके, उसकी क्षमता बढ़े और उसमें गुणवत्ता बढ़े, ये हमारा मेन ध्येय रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम व्यावसायिक, हिंदी में इसको व्यावसायिक चिकित्सा कहते हैं, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उनमें इसको व्यावसायिक चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। वैसे इंग्लिश में सामान्यतः इसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इन्हीं चीजों की, जो व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता है उसको बढ़ाना, उसकी क्षमता को बढ़ाना, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना, किसी भी रोग होने के बावजूद या किसी भी उम्र में या किसी भी जेंडर में हम लोग ये काम करते हैं। तो इसीलिए इसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी बुलाता है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी में क्या अंतर है, इसे भी समझ लीजिए। आता है कि फिजियोथेरेपी से अलग कैसे? फिजियोथेरेपी में सामान्यतः जो है हाथ पैरों के व्यायाम कराए जाते हैं, कुछ उनके विद्युत चिकित्सा से संबंधित कुछ चीजें होती हैं, जो चीजें हमारे में नहीं होती। हमारे में क्या होता है कि हम लोगों का पूरा ध्यान अपनी जो साइंटिफिक टेक्निक है, जिसके थ्रू हम व्यक्ति के विकास में, व्यक्ति के चलने के विकास में, व्यक्ति के कार्य करने के विकास में, उसकी क्षमता में, किसी भी रोग के होने के बावजूद करते हैं और उनकी गुणवत्ता को सुधार लाते हैं। ये हमारे उदाहरण के साथ भी समझिए। अब हम इसको उदाहरण की तरह समझाते हैं। जैसे कि एक स्ट्रोक एक बड़ा कॉमन व्याधि है, लोग आसानी से समझ जाते हैं, इसलिए उसका उदाहरण दे रहे हैं। वैसे भी बहुत से उदाहरण हैं। स्ट्रोक, जो ब्रेन स्ट्रोक खासतौर से, जिसमें ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें जो कारण है उसको बताना यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उसमें ज्यादातर ये रहता है कि आधे शरीर की जो है पैरालिसिस हो जाती है, फालिज मार जाता है, हिंदी में कहा जाता है सामान्य भाषा में। तो आधे हिस्से की पैरालिसिस हो जाती है। अब आधे हिस्से की पैरालिसिस जब हो जाती है तो डॉक्टर के यहाँ जो है सबसे पहले उसका इलाज शुरू होता है, अस्पताल में शुरू होता है, या डॉक्टर अगर हल्का असर है तो डॉक्टर घर पे भी करता होगा। लेकिन
8 से 10 दिन के बाद उसका काम दवाओं वाला समाप्त हो जाता है। अब शुरू होता है हम लोगों का क्षेत्र, उसमें उसको फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी भेजा जाता है। अब फिजियोथेरेपिस्ट में क्या करेगा, उसकी एक्सरसाइज कराएगा, लेकिन एक्सरसाइज करने से क्या वो व्यक्ति अपना काम करने लगेगा, क्या वो अपना खाना पीना करने लगेगा, क्या वो अपने कपड़े पहनने लगेगा, क्या वो ठीक से चलने लगेगा, क्या वो सीढ़ियां चढ़ने लगेगा, क्या वो कार में बैठने लगेगा, ये सारे प्रश्न आ जाते हैं जो कि एक्सरसाइज के थ्रू सामान्यतया नहीं प्राप्त हो पाते हैं। वहां पे हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपी या व्यावसायिक चिकित्सा का क्षेत्र आता है। दूसरा हम आपको उदाहरण देते हैं, जैसे कि किसी का कोई एक्सीडेंट हो और उसका हाथ कट जाए। अब हाथ कट गया तो उसको कोई नया हाथ तो लगेगा नहीं, अगर लगेगा तो नकली हाथ लगेगा। तो एक दूसरा क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के जो शिक्षित प्रशिक्षित लोग हैं वो उसको नकली हाथ देते हैं। लेकिन नकली हाथ देने के बाद क्या वो अपने आप चलने लग जाएगा? क्या उस हाथ से वो गिलास पानी पीने लग जाएगा? क्या उस हाथ से वो लिखने लग जाएगा? क्या उस नकली हाथ से वो कुछ खाने लग जाएगा, कपड़े पहनने लग जाएगा? इन चीजों की जहां पे प्रशिक्षण की बात आती है, जहां पे ट्रेनिंग की बात आती है, वहां ऑक्यूपेशनल थेरेपी काम करती है। कहाँ इस्तेमाल होती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इसको भी जान लीजिए। कोई भी ऐसा डिसऑर्डर हम अलग नहीं कर सकते जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की जहां तक बात है, जहां पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी का प्रयोग ना होता हो। हम चाहे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को ले लें, चाहे हम स्ट्रोक को ले लें, चाहे हम सेरिब्रल पाल्सी जो कि बच्चों में होती है उसको ले लें, चाहे ऑटिज्म जो बच्चों में होता है उसको ले लें। इस तरह के बहुत से अनगिनत डिसऑर्डर्स हैं जो कि जैसे ओल्ड एज का अल्जाइमर डिजीज है, वहां भी हम लोगों का वर्क है, वहां पे हम लोग काम करते हैं। तो इस सारे क्षेत्र में, हर एज ग्रुप में, हर जेंडर में हम लोग का इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी का प्रयोग होता है। ऑल इंडिया ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एसोसिएशन की कार्यप्रणाली क्या है, कैसे ये एसोसिएशन थेरेपिस्ट की सहायता करती है? जी, ये ऑल इंडिया ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एसोसिएशन का मतलब आप जब हमारा साक्षात्कार कर रहे हैं तो आपको बताऊं मैं उसका अध्यक्ष हूँ वर्तमान में, और 2028 तक मैं अध्यक्ष हूँ। 4 साल का टेन्योर है। और ये संस्थान जो है, जितने व्यावसायिक चिकित्सक हमारे भारत में हैं, उनका कैसे ग्रो हो सके, कैसे उनकी एजुकेशन इंप्रूव हो सके, क्या क्या ऐसे वो कोर्स करें जिससे उनके स्किल में सुधार हो और ज्यादा अच्छी तरह से वो रोगियों की सेवा कर सके, ये खासतौर से ध्येय रहता है। और जो कॉलेजेस हमारे चल रहे हैं, जो पूरे देश में जो कॉलेज चल रहे हैं, उसमें शिक्षा की गुणवत्ता कैसे मेंटेन रहे, कैसे बनी रहे, इसका हम लोग ध्यान रखते हैं और उनको बीच बीच में गाइडेंस देते रहते हैं। आने वाले समय में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के सामने क्या क्या चुनौतियां रहेंगी, इस पर भी प्रकाश डाला गया है। सबसे बड़ा चैलेंज जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के सामने आता है वो है कि उनकी स्किल कितनी अच्छी रहे। अगर वो खाली स्नातक करने के बाद किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अपने स्किल को इम्प्रूव नहीं करते हैं तो वो पिछड़ जाएंगे, क्योंकि पूरे देश में या विदेश से भी ऐसी चिकित्सा पद्धतियां लगातार सामने आती जा रही हैं जो कि उनके क्षेत्र को कहीं कहीं ओवरलैप करती हैं। तो जहां ये ओवरलैपिंग होती है वहां पे अगर आपका स्किल अच्छा है तभी आप मार्केट में रुक पाएंगे। और ये पूरा जो क्षेत्र होता है ये मार्केट ड्रिवन होता है। आप इसके अंदर जितना अच्छा स्किल डेवलप करेंगे उतना अच्छा काम कर पाएंगे। और इस स्किल को डेवलप करने का तरीका सिर्फ एक ही है कि आप अपने ज्ञान को लगातार अपग्रेड करते रहें। डिफरेंट जो विभिन्न प्रकार की वर्कशॉप होती है, ट्रेनिंग वर्कशॉप होती है, कॉन्फ्रेंसेज होती है, उसमें अटेंड करिए। अच्छे अपने सीनियर से जो है सीखने की कोशिश करिए और उनसे लगातार संपर्क में रखिए। ये ही एक हमारी तरफ से गाइडेंस है जिसके थ्रू वो अपना क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।